अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फौज में भर्ती के लिए मुतारिफ करदा मरकज की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में तशद्दुद बर्पा करने वाले 16 मुलजिमीन की मशरूत जमानत मंजूर कर दी है। ये तमाम आर्मी में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार बताए गए हैं। बताया गया कि इन उम्मीदवारों की तरफ से तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से जमानत के लिए दरखास्त दाखिल की गई थी, जिसे आज हाई कोर्ट में मंजूरी देते हुए 20,000 रुपए के 2 शख्सी मचलकों को पेश करते हुए जमानतें हासिल करने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज करते हुए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के कई बोगियों को आग लगा दी गई थी, जिससे रेलवे का काफी नुकसान हुआ। इस तशद्दुद के वाक़े में पुलिस ने कई नौजवानों को हिरासत में ले लिया था। इस तशद्दुद में एहतजाजियों ने पुलिस पर पथराव भी किया था, जिस पर रेलवे पुलिस ने फायरिंग भी की थी, जिसमें वरंगल के एक नौजवान राकेश की मौत भी हुई थी। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वक्फे वक्फे से शहर और रियासत के कई इलाकों में बारिश हो रही है। इसी दौरान तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मामूल के मुताबिक रहा। यादगिरी भोनगिरी के बाज़ मकामात के अलावा रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुग, भद्रादरी, कोत्तगुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जनगांव, यादाद्री भोनगिर, महबूब नगर, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलंबा गदवाल में शदीद बारिश का इम्कान है। इस बुलेटिन में मजीद कहा गया कि 4 अगस्त को इसी तरह की सूरत हाल का आसिफाबाद, मंचरिया समेत कई अजला में इम्कान है। इन सभी अजला में बारिश हो सकती है। जिले निजामाबाद के SRSP प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद पहुंच रही है। प्रोजेक्ट के अहदेदार इस रिजर्वायर से पानी का इखराज कर रहे हैं। निजामाबाद जिले के साथ साथ हैदराबाद से भी अवाम की बड़ी तादाद इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए पहुंच रही है। कई अफराद ने इस प्रोजेक्ट की तस्वीर और वीडियोस को अपने सेलफोन के कैमरों के जरिए कैद किया। साथ ही कई अफराद ने इस नज़ारे को देखकर मसरत का इजहार किया और सेल्फी तस्वीर व वीडियोस भी ली। कई अफराद ने कहा कि वो खुशकिस्मत हैं कि उन्हें प्रोजेक्ट का ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट के करीब खुशगवार माहौल देखा जा रहा है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर NT रामाराव की बेटी उमा महेश्वरी ने जुबली हिल्स में वाक़ अपने मकान में मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। वो सेहत के मसाइल का शिकार थी और गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेरे इलाज थी। पीर को उन्होंने बताया जाता है कि अपने बेडरूम में सीलिंग फैन से फांसी लेकर खुदकशी कर ली। उनकी बेटी दीक्षिता ने पुलिस को 100 नंबर डायल करके इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस 2:30 बजे उनके मकान पहुंची और पौने 3 बजे उमा महेश्वरी की लाश को दवाखाना उस्मानिया पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। पोस्टमार्टम के बाद उनकी लाश को अरकान खानदान के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि सेहत के मसाइल पर तनाव की वजह से उन्होंने खुदकशी की है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही उनके भाई बालाकृष्णा रामकृष्णा के अलावा तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू, उनकी अहलिया भुवनेश्वरी, लोकेश और दीगर उनके मकान पहुंचे। उमा महेश्वरी को 2 बेटियां हैं। साइड में क्यों एक मिनट
క్లోజ్ డోర్ ప్లీజ్ అడ్వాట్ రావాలి సార్ ప్లీజ్ ఓకేనా ప్లీజ్ బ్యాక్ తెప్పించండి మా అంబులెన్స్ తెప్పించండి सर अच्छा योर नेम जस्ट योर नेम डॉक्टर केवी रमणमूर्ति प्रोफेसर अच्छा यू आर द इंचार्ज ఎందుకంటే మెడికల్ లీగల్ కేసు మీ హై ప్రొఫైల్ కేసు సెన్సిటివ్ కేసు కొంచెం మీరు చెప్తే జనాలు కూడా తెలిసిపోతుంది కదా సార్. సార్ ఇట్ ఈస్ 100% ఇట్ ఈస్ 100% సూసైడ్. ఎల్లుండి కల్లా రిపోర్ట్ ఇస్తాను. మీరు తర్వాత నా నెంబర్ తీసుకొని ఫోన్ చేయండి. ఎల్లుండి కల్లా నేత్రదానం చేసి పనిచేస్తాను 5 ఏళ్ల నుండి. ఇంతకుముందు గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఇది నేను ఏదైతే ఇప్పుడు ఎల్లుండి కల్లా రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు కావాల్సిన నన్ను మీరు పర్సనల్ గా కూడా ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని ఫోన్ చేయాలి. అప్పుడు చెప్పేసి అవన్నీ ఇప్పుడు మీరు నేను చాలా పేద కుటుంబం, నాకు ఇదే ఉద్యోగం. మీరు అడిగేది నా నెత్తిన పడని అడుగుతున్నాను. వాళ్ళైతే నేత్రదానం చేయమని వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. నేత్రదానం ఎల్విప్రసాద్ పోయి అడగగానే వాళ్ళు కూడా మంచి కార్యక్రమం కదా అని ఒప్పుకున్నారు. నేత్రదానం చేశారు. ఇంబాల్వింగ్ అవసరం ఏమని చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇల్లుండి ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఫ్రీజర్ బాక్సులు అన్నీ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఉంటుంది, లేకుంటే జనరేటర్ పెట్టుకున్నా ఏదైనా బాడీని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నామంటే ఎంబాల్వింగ్ అవసరం. ప్రస్తుతం ఎంబాల్వింగ్ అయితే ఏం చేయలేదు. పోస్ట్ మార్టం शहर के मजाफाती इलाके शमशाबाद में रहनुमा दिलखराश सड़क हादसे में कांग्रेस पार्टी के लीडर की बेटी जाबाहक और दीगर 2 जख्मी हो गए। आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस के मुताबिक कल रात करीब 12 बजे फिरोज खान कांग्रेस इंचार्ज नामपल्ली की बेटी 22 साल तानिया अपने 2 साथियों दिव्या और मिर्जा अली के साथ बजरिए कार जा रही थी कि नेशनल हाईवे नंबर 44 पर 7 अमराई के पास बर्फ रफ्तार कार बेकाबू होकर रोड डिवाइडर से टकराकर उलट गई। लड़की ड्राइवर की सीट के बाजू बैठी हुई थी और हादसे के साथ ही वो उछलकर गिर पड़ी क्योंकि कार की छत खुली हुई थी। गहरी चोट आने की वजह से लड़की की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में कार में सवार दीगर दोनों मामूली तौर पर जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक हादसा इस कदर दिलखराश था कि हादसे के बाद गाड़ी कई मरतबा उलट गई और काफी दूर तक घसीटती भी गई, जिसके नतीजे में गाड़ी के परखचे उड़ गए। तेलंगाना हुकूमत 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम्स डे के मौके पर हैंडलूम और पावरलूम के बाशिंदों के लिए इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करेगी। वजीर हैंडलूम्स तारक रामाराव ने अपने बयान में कहा कि तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जो बाशिंदों के लिए इंश्योरेंस का अहाता करेगी। रियासती हुकूमत ने किसानों की रेतु बंधु स्कीम के रैतु बीमा स्कीम के खुतूत पर 60 साल तक की उम्र के बाशिंदों के लिए इंश्योरेंस का अहाता करने के अहकाम पहले ही जारी कर दिए हैं। इस स्कीम के तहत किसी भी बीमारी या नागहानी वाक़े से बाशिंदे की मौत पर उसके खानदान को 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस की रकम दी जाएगी। तेलंगाना की हुकूमत रियासत के बाशिंदों की बहबूद के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि बाशिंदों को इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करने से उनके खानदानों में माली भरोसा पैदा होगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत इंश्योरेंस से 80,000 हैंडलूम और दीगर बाशिंदों को फायदा होगा। इस स्कीम पर मौसर अमलावरी के लिए रियासती सतह और जिले सतह की कमेटियां तश्कील दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 2016-17 से तेलंगाना हुकूमत दस्तकारी के शोबे के लिए सालाना 1200 करोड़ रुपए का स्पेशल बजट मंजूर कर रही है। बजट में हैंडलूम के शोबे के लिए मामूल की माली इमदाद के अलावा ये रकम होगी। 2022-23 के माली साल में रियासती हुकूमत ने दस्तकारी के शोबे के लिए 55 करोड़ 12 लाख रुपए अलॉट किए हैं। इसके अलावा कमजोर तबकात की बहबूद के बजट के तहत 400 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई है। वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा कि 2023 में होने वाले असेंबली के मुजवज़ा इंतखाबात में मुसलसिल तीसरी मरतबा हुक्मरान जमात TRS अपने इख्तिदार पर कब्जा बरकरार रखेगी
और चंद्रशेखर राव एक मरतबा फिर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वजीर कमलाकर ने तिरुमला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम टीआरएस हुकूमत की फलाही स्कीमात और तरक्याती प्रोग्रामों से खुश है। वो केसीआर को तेलंगाना के लिए एक असासा मान रहे हैं। अगरचे कि अपोजिशन जमातों बशमुल कांग्रेस और बीजेपी ने टीआरएस हुकूमत पर तनकीद की कोशिश की, लेकिन अवाम केसीआर को छोड़ने तैयार नहीं है। तीसरी मरतबा इंतखाबात में कामयाबी के बाद केसीआर रियासत के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हैट्रिक करेंगे। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि मेदक के अवाम के देरेना ख्वाब के मुताबिक मुस्तकिल मेदक में रेलवे लाइन की मंजूरी अमल में आई और आज रैक पॉइंट का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिससे वहां के किसानों को काफी फायदा हासिल होगा। उन्होंने इस रैक पॉइंट की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मेदक को रेलवे लाइन की मंजूरी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। साबिक की हुकूमतों में जिले मेदक के साथ नाइंसाफी की गई। रियासत में टीआरएस हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद में मुस्तकिल मेदक को जिले का दर्जा दिया गया और मेदक टाउन को रेलवे लाइन की मंजूरी अमल में लाई गई। मेदक को तमाम शोबेजात में तरक्की दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल 10 साल तक इख्तियार में रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने मेदक जिले के लिए कुछ नहीं किया। ప్రజలెవరు కూడా ముందుకు వెళ్ళొద్దు, రైల్వే ట్రాక్ మీద నిలబడొద్దు, ప్లీజ్ దయచేసి గమనించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం। గుడ్స్ రైల్ కు అంటూ మెదక్ స్టేషన్ ను చేరుకుని రైలు వచ్చిందంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే ఈ రైలు ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చింది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధుల నుంచి ఈ రైల్వే లైన్ నిర్మాణానికి మరి రాష్ట్ర వాటాను మనం చెల్లించడం జరిగింది। జనరల్ గా రైల్వే శాఖ లైన్లకు వాళ్ళే చేయాలి, కానీ మనకు ఆర్తి ఉంది, మన ప్రాంతం అభివృద్ధి కావాలి, మనకు తొందరగా రైలు రావాలి, మన ప్రజల అవసరాలు తీరాలనుకున్నాం కనుక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటా కట్టి త్వరితగతిన ఇవాళ ఈ పని మనం చేసుకోవడం జరిగింది। ఇవాళ మీరు ఆలోచించాలి, ఈ రైలు రావడం వల్ల ఎంత లాభం అవుతుంది। మనకి ఇంతకుముందు ఎరువులు రావాలంటే సనత్ నగర్ నుంచి రావాలి। సనత్ నగర్ హైదరాబాద్ మధ్యలో ఉంటుంది, పొద్దున్న దాకా లారీలు రానియరు, రాత్రి పోవాలి, తెల్లారక ముందు లారీ బయటకు వెళ్ళాలి, తేడా వస్తాయి, ఎరువులు దొరకాయి, ఎరువుల కోసం ధర్నాలు, ఎరువుల కోసం ఇబ్బందులు। ఇప్పుడు ఈ మనకు రైల్వే ఈ ర్యాక్ పాయింట్ వచ్చింది కనుక ఇక రైలే వచ్చి ఎరువులు ఇన్నే దించుతుంది, ఎరువుల కోసం మన లారీలు సనత్ నగర్ పోవు, మనకు ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఎన్ని ఎరువులు అంటే అన్ని ఎరువులు సకాలంలో అందగలుగుతాయి। ఇది యావత్ మెదక్ జిల్లాకు, సిద్దిపేట జిల్లాకు ఈ ర్యాక్ పాయింట్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది। అంతేకాదు పండిన వడ్లు దాదాపు 5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం మన మెదక్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం సనత్ నగర్ గోడౌన్లకు పంపుతాం। ఎందుకు? ఈడ మనకు రైల్వే లైన్ లేదు కనుక, ర్యాక్ పాయింట్ లేదు కనుక 5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని మెదక్ నుంచి రైస్ మిల్లుల నుంచి లారీలలో మనం సనత్ నగర్కి పంపాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేది। ఇప్పుడు అవసరం లేదు, ఇక్కడనే మనం స్టాక్ చేస్తాం, ఇక్కడి నుంచే దేశంలో ఎక్కడికైనా రైల్వే లైన్ ద్వారా మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది। कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर दासाजू श्रावण ने आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से चिकोटी प्रवीण की गैर कानूनी सरगर्मियों की सीबीआई इंक्वायरी कराने और चिकोटी प्रवीण के कैसीनो कारोबार और दीगर मजमूम सरगर्मियों में टीआरएस कायदीन के मुलविस होने पर सफाई देने का मुतालबा किया। आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए श्रावण ने मुतालबा किया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फौरी तौर पर उन तमाम टीआरएस कायदीन के अहाते पर छापे मारे जिनके नाम बदनाम जमाना मामले में सामने आए हैं। चिकोटी प्रवीण बोल के एक शख्स 7 देश में जो है सो कैसीनो चलाते हुए तेलंगाना के हुकूमत में है सो टीआरएस पार्टी के एमएलए और मंत्रियों को जो है सो कैसीनो लेकर के एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरी तरफ इनकम टैक्स वायलेशंस, ये सब चीज करते हुए जो है सो तेलंगाना का नाम को बर्बाद करने की एक जो कोशिश उन्हें कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश जो है सो टीआरएस पार्टी के हुकूमत वाले कर रहे हैं। इतने बड़ी तरीके से जो है सो आज
ये मुद्दे सामने आया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है सो राइड किया है, मनी लॉन्ड्रिंग बोल के केसेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे टीआरएस पार्टी के मिनिस्टर्स और एमएलए इन जैसे लोगों का नाम बाहर आए हैं। उसके बावजूद भी आज तक ना केसीआर उसके बारे में बात किया, ना केटीआर बात किया, ना होम मिनिस्टर बात किया। हम पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से, क्यों केसीआर साहब चुपचाप बैठे हैं? जब ईडी ने एमएलए और मिनिस्टर्स का नाम बाहर बोलने के बाद में भी उनके खिलाफ में एक्शन क्यों दर्ज नहीं कर रहे हैं? क्यों सस्पेंड नहीं कर रहे हैं? क्यों डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले रहे हैं? हमें यह मालूम हुआ चिट्टी देवेंद्र रेड्डी बोल के जो डीसीसीबी के मेदक डीसीसीबी के प्रेसिडेंट जो है सो, जिस दिन प्रवीण का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये जो राइड हुआ प्रवीण के ऊपर, उस दिन एक सूटकेस में जो है सो कोंडपाका बोल के गांव में जो है सो एक सूटकेस उसके लॉकर में डाल दिया बोल के हमें लोगों से मालूम हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं ईडी को, इमीडिएटली ये जो कोंडपाका के गांव में या डीसीसीबी के किसी गांव में, किसी ब्रांच में, किसी लॉकर में अगर चिट्टी देवेंद्र रेड्डी ने सूटकेस जमा किया है, उस सूटकेस के अंदर है सो पैसे कितने हैं और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, ये पब्लिक डोमेन में लाना है और चिट्टी देवेंद्र रेड्डी के ऊपर एक कड़ी सी कड़ी एक्शन लेना बोल के हमारी तरफ से गुजारिश है। साथ ही साथ में हम केसीआर साहब से गुजारिश भी कर रहे हैं कि इतने बड़ी मुकाम पर आप लोगों के एमएलएस की नाम और मिनिस्टर्स की नाम आने के बाद में आप चुपचाप रहना, एक चीफ मिनिस्टर होने के बाद में आपको शोभा नहीं देता। तो इसीलिए आप जिम्मेदारी से सीबीआई को आप खुद खत लिख करके जो है सो इसके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी करना बोल के हमारी तरफ से मांग है। चिकोटी प्रवीण बोल के एक शख्स 7 देश में जो पार्टी क़यादत के खिलाफ बयान देने और पार्टी छोड़ने की धमकियां देने वाले कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में कांग्रेस हाईकमान पसोपेश हो रही है। हाईकमान ने बातचीत के लिए और नाराजगी खत्म करने के लिए राजगोपाल रेड्डी को दिल्ली भी तलब किया था, लेकिन उन्होंने हाईकमान की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। इस पर हाईकमान ने साबिक पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी और सेक्रेटरी एआईसीसी वंशी चंद्र रेड्डी को राजगोपाल रेड्डी की नाराजगी को दूर करने की हिदायत दी थी। ये दोनों कायदीन इतवार को राजगोपाल रेड्डी से मुलाकात करते हुए नाराजगी खत्म करने का मशवरा दिया और पार्टी छोड़ने के फैसले को तर्क करने की तजवीज़ पेश की। ताहम इन दोनों कायदीन को राजगोपाल रेड्डी ने कोई मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। बताया गया कि आज ये दोनों कायदीन दिल्ली में पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर हाईकमान कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। दूसरी तरफ इस बात की इत्तलात मौसूल हो रही है कि राजगोपाल रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गए हैं। एक ग्रुप राजगोपाल रेड्डी को पार्टी छोड़ने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का हाईकमान को मशवरा दे रहा है, तो दूसरा ग्रुप फौरी असर के साथ नाराज रुकन असेंबली को पार्टी से बरतरफ करने का मुतालबा कर रहा है ताकि मुस्तकबिल में कोई भी पार्टी क़यादत के खिलाफ आवाज न उठा सके। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में अगर हैदराबाद लोकसभा की सीट बीजेपी के खाते में आती है तो ऐसी सूरत में मुल्क के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ में बीजेपी कामयाब हो सकती है तो हैदराबाद में क्यों नहीं। उन्होंने फिर एक मरतबा इस बात का अदा किया कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में टीआरएस सिर्फ 15 सीटों तक महदूद रह जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में जहां भी ज़मनी इंतखाबात होंगे बीजेपी कामयाब होने वाली है। चंद कायदीन की रुकावटों से बीजेपी में शामिल होने का इरादा रखने वालों को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के हल्के मुलगुड़ों में अगर ज़मनी इंतखाब होते हैं तो वहां भी बीजेपी कामयाब होगी। बंडी संजय ने कहा कि वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में किस हल्के से मुकाबला करने वाले हैं, पार्टी की आला क़यादत इसका फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हल्के इंतखाब गजवेल से मुकाबला करने का कबलजी बीजेपी के रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र ने ऐलान कर दिया है। ताहम कौन कहां से मुकाबला करेगा उसका फैसला हाईकमान करेगी। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी का इख्तियार यकीनी है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं। बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर के दौरे दिल्ली को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली का दौरा करते हुए क्या हासिल किया उसे अवाम के सामने पेश करने की जरूरत है।
నీ కుటుంబం ఇదే తింటుందా? ఇదే పురుగులన్నం తింటుందా? మరి చెప్పు, ఇదే నీళ్ళ సాంబార్ తింటుందా? నువ్వు ఫుట్పాత్ అవుతుందా? మరి మాటలతో కోటలు పడతాడు. మళ్ళీ ఏముంటుంది దాంతో. ఇలా మా పార్లమెంట్ సభ్యుడు, స్థానిక పార్లమెంటు సభ్యుడు కూడా పోతే అరెస్ట్ చేస్తారు. బాబురావు అని ఆదివాసి ముద్దుబిడ్డ. సమస్యలు వినడానికి వెంటనే సమస్యలు వినడానికి పోతే కూడా నువ్వు వినవా? నీ మంత్రులు వినక ఒప్పుకోలేదా? నీ ఎమ్మెల్యేలకు ఒప్పుకోలేదా? స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యుడు బాధ్యత కాబట్టి పోయి కలిస్తే కనీసం అరెస్ట్ చేస్తావా? అంత ప్రేమ ఎందుకు? क्रिमिनल केस दोपड़ भद्रादरी कुतुबगढ़ जिले से ताल्लुक रखने वाला फौजी जवान कश्मीर में हलाक हो गया। इस फौजी जवान की शिनाख्त जिले के सुभाष नगर से ताल्लुक रखने वाले लालिया के तौर पर की गई है, जो कश्मीर में खिदमत अंजाम दे रहा था। फौजी अहदेदारों ने उसके अरकान खानदान को फोन करते हुए बताया कि उसके सर पर शदीद जख्म आने की वजह से लालिया की मौत हो गई है। उनकी मौत से मुतालिक मजीद मालूमात ना हो सकी। लालिया ने साल 2008 में फौज में शमूलियत इख्तियार की थी। उन्हें कश्मीर में तैनात करने से पहले दीगर कई रियासतों में तैनात किया गया था। वो हाल ही में रुखसत पर घर आए थे। 26 जुलाई को लालिया दोबारा कश्मीर वापस गए। इसी दौरान ये वाकया पेश आया। उनके पसमानदगान में बीवी के अलावा एक बेटा भी है। तेलंगाना के नौजवान की शादी अमेरिका की लड़की से हो गई। हनमकुंडा जिले से ताल्लुक रखने वाले मोहन रेड्डी का बेटा अरविंद रेड्डी आला तालीम हासिल करने अमेरिका गया था, जहां उसकी मुलाकात जनी ब्लैमर से हो गई। ये मुलाकात दोस्ती और फिर मोहब्बत में तब्दील हो गई। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। इन दोनों ने अपने बुजुर्गों को उनके इस फैसले से वाकिफ करवाया, जिस पर उन दोनों के वालिदैन ने शादी के लिए रजामंदी का इजहार किया। इस तरह हिंदू रिवायात के मुताबिक ये शादी हनमकुंडा में हो गई, जिसमें रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब की कसीर तादाद ने शिरकत की। लड़की हिंदुस्तानी रिवायात और तहजीब से काफ़ी मुतासिर है और वो तेलुगु जबान में बात करना भी जानती है। इस शादी पर नौबियाता जोड़े ने मसरत का इजहार किया। अरविंद रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन दोनों की मुलाकात 4 साल पहले कॉलेज में हुई थी। उन्होंने कहा कि लड़की के वालिदैन भी शादी के लिए हनमकुंडा आए हैं, वो भी काफ़ी खुश हैं। जुए खाने के ऑर्गेनाइजर सी प्रवीण और उसके साथी माधव रेड्डी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फिरमा की मुबैना खिलाफ वर्जी के सिलसिले में पूछताछ के लिए पीर को ईडी के रूबरू हाजिर हुए। गुज़िश्ता हफ्ते जारी करदा नोटिसों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए प्रवीण और माधव रेड्डी बशीरबाग में वाक़े ईडी के इलाकाई दफ्तर पहुंचे। ईडी के अहदेदारों ने बताया कि उनसे रकमी मामलात के सिलसिले में पूछताछ की गई है। अरादी के तनाज़े में आज सुबह की अवलीन सातों में शहर के इलाके माधापुर में 2 अफराद पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में एक की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी बताया गया है। फायरिंग के वाक़े से सनसनी फैल गई। डीसीपी बालानगर संदीप राव ने बताया कि जिलानी और इस्माइल संगारेड्डी जहीराबाद और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में रियल स्टेट का कारोबार करते थे। जहीराबाद में एक अरादी के मसले पर उनके दरमियान तनाज़ा चल रहा था। 1 माह कबल भी उनके दरमियान झगड़ा हुआ, जब कल रात हमलावर जिलानी और मकतूल इस्माइल रात 9 बजे से मासाब टैंक, बंजाराइल्स और दीगर इलाकों में गाड़ियों में गश्त कर रहे थे। उनके हमरा उनके साथी भी थे। बाद अज़ाम वो सुबह की अवलीन सातों में माधापुर नेरोज जंक्शन पहुंचे, जहां उनके दरमियान बहस व तकरार के बाद झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान जिलानी ने इंतहाई खरीफ से इस्माइल और इस्माइल के साथी जहांगीर पर पीछे से फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो दोनों शदीद जख्मी हो गए। इस्माइल के सर में गोली लगी जबकि जहांगीर को जिस्म के दूसरे हिस्से में गोली लगी। फायरिंग के वक्त जिलानी के साथ उसका साथी मुजाहिद भी मौजूद था। हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर डॉक्टर्स ने इस्माइल को बाद मायना मुर्दा करार दिया, जबकि जहांगीर जेर इलाज है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस को शुबा है कि उन पर 3 राउंड फायरिंग खरीफ से पीछे से किए गए। पुलिस के मुताबिक हमलावर मकतूल दोनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हैं और वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस बताए गए। इस्माइल को एक मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी और जिलानी भी कई मुकदमात में मुलविस है। मुजरिमीन जिलानी और मुजाहिद को पकड़ने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम्स तश्कील दी गई हैं। डीसीपी ने बताया कि जहांगीर की सेहत में बेहतरी के बाद उसका बयान कलमबंद किया जाएगा ताकि इस पूरे वाक़े का इल्म हो सके। पुलिस ने मकामे वाक़े पर नस्ब सीसीटीवी कैमरों का फुटेज हासिल कर लिया ताकि वहां मौजूद अफराद की निशानदही की जा सके। फायरिंग में देसी साख्ता असलहे का इस्तेमाल किया गया। पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि आया झगड़े के दौरान भ्रमी के आलम में फायरिंग की गई या फिर मंसूबाबंद तरीके से फायरिंग की गई। क्या हुआ रात में? रात में मैडम उनको पार्टी वाले बुलाए पेमेंट देने के से रियल इस्टेट का कारोबार है मैडम। पेमेंट देने के से पार्टी वाले बुलाए
बुला के हम 1-1.5 घंटा बात करें, अच्छी अच्छी खुशी बात करें मैडम। निकल के बात करे बाद थोड़ा कार में से निकले साहब, मैडम ना कार में निकल के थोड़ा टहल के चौरस्ते पे गए। चौरस्ते पे जाती है मैडम, वही के ऊपर हमारा क्या हो गया। वो कौन हमारा जी जिलान है साहब और 2 जने नामा में नहीं मालूम। जाने क्या क्या करते हैं जी, जाने क्या भी रियल एस्टेट में भाई के साथ पार्टनरशिप में थे साहब। क्या हुआ फर्स्ट पहले क्या को आया उन्हें से तो साहब हमारे पर हमारे घरों में हमारे बड़े बेटे थे, तो उन्होंने फ़ोन करे आपका पेमेंट है ले लेके जाओ बोलिए, फ़ोन करे साहब। तो उन्होंने बोले भाई पेमेंट लाने आना चलो बोलिए, बोले फिर चलो बोल दो। वो 1-1.5 घंटे में क्या बात कर लिए क्या नहीं बात कर लिए नहीं मालूम साहब। और उनकी जेब में भी पैसे नहीं थे, पेमेंट नहीं आया हो, क्या बात हो गई। निकल के थोड़ा गाड़ी में से निकल के थोड़ा टहल देखी थी हमको बनाने के चक्कर में मैं गया था, मेरे को भी गोली लग गई। कौन फायरिंग किया? ये जिलान बोल के। वो 2 वेपन है, एक ही है वो 2 लेकर है, 2 रिवॉल्वर है, 2 रिवॉल्वर। कितने मेंबर से वो पूरा जी तीसरा मैंने उधर वहाँ पर 6 से 7 गोलियाँ चले। अमाउंट कितने पूरा अमाउंट क्या मेरे को इतना नहीं मालूम था। डिटेल बोल रहा हूँ, सेकेंड टाइम मुलाकात करा मेरे को इतना नहीं मालूम, मैं मेरे काम से गया। हैदराबाद शहर के नवाही इलाके पेट बशीराबाद में नामालूम अफराद ने एक शख्स पर बड़ा पत्थर डालकर उसका कत्ल कर दिया। ये वारदात गुंडला पोचमपल्ली इलाके में पेश आई। मकतूल की शिनाख्त महाराष्ट्र के रहने वाले बाबू के तौर पर की गई, जो मजदूर है। पुलिस ने कहा कि उसके सर पर वजनी पत्थर डाल दिया गया, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। पेट बशीराबाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। शहर के मज़ाफ़ात में पेश आए एक वाहियात वाक़े में एक शौहर ने अपनी बीवी पर उसके दोस्त के साथ वक्त गुजारने के लिए न सिर्फ दबाव डाला बल्कि इनकार पर खुफिया तौर पर शूट की गई वीडियोस को वायरल करने की धमकी दी। पूरा मामला यह है कि शमशाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहने वाले 35 साल शख्स की शादी साल 2016 में 27 साल खातून से हुई। शादी के मौके पर 5 लाख रुपए नकद रकम, 9 तोला वजनी सोने के जेवरात और माकूल जहेज दिया गया। गुज़िश्ता कुछ दिनों से शोहर कोई काम नहीं कर रहा है और उसने अखराजात के लिए बीवी को मायके से रकम लाने का मुतालबा करते हुए हरासा करना शुरू कर दिया था। उसने अपनी बीवी के साथ तन्हाई में गुजारे हुए लम्हात की तस्वीर और वीडियोस की खुफिया तौर पर अपने सेलफोन्स में फिल्मबंदी कर ली और उसे अपने दोस्त को भिजवाया। उस शख्स की बीवी को इस बात का इल्म हो गया, जिस पर उसने शोहर से पूछताछ की तो वो अपनी गंदी हरकतों पर शर्मिंदा होने के बजाय दोस्त के साथ वक्त गुजारने के लिए दबाव डालने लगा, वरना खुफिया तौर पर ली गई तमाम तस्वीर वगैरह सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी। शोहर की इन काली करतूतों का खातून ने सास ससुर से जिक्र किया तो वो अपने बेटे को तंबिया करने के बजाय उल्टा बहू के ही खिलाफ हो गए और उससे मजीद जहेज का मुतालबा करने लगे। आखिरकार खातून मजबूर होकर शमशाबाद पुलिस से रुजू हुई। पुलिस ने इस मामले में शोहर के अलावा सास ससुर के खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। मेडचर मलकाजिगिरी जिले के पीरजादीगुड़ा में एक कपड़ों की दुकान में आग लग गई। दुकान मकान में ही होने के नतीजे में गैस सिलेंडर फट पड़ा। कल शब पेश आए इस वाक़े के साथ ही मकान में रहने वाले तमाम अफराद बाहर निकल आए, जिसके सबब मकान में रहने वाले अफराद महफूज रहे। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है, अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ। जिले आदिलाबाद में पेश आए सड़क हादसे के बाद 2 लॉरियों में आग लग गई। ये हादसा आज सुबह की अवली सातों में जिले के कुफ्ती देहात के करीब कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब 2 तेज रफ्तार लॉरियों का तसादुम हो गया। केमिकल लोड वाली एक लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में उस लॉरी ने गेहूं के लोड के साथ जाने वाली दूसरी लॉरी को टक्कर दे दी। हादसे के नतीजे में केमिकल की लोड वाली लॉरी में आग लग गई और उस आग ने दूसरी लॉरी को भी अपने लपेट में ले लिया। दोनों लॉरियों में आग लगने के साथ ही दोनों लॉरियों के ड्राइवर्स और क्लीनर्स अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ियों से कूद पड़े। आग इस कदर खतरनाक थी कि दोनों लॉरियां जलकर खाकस्तर हो गई। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।